हाय गाइस। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। तो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड आवर सीरीज फॉर टेट आर्ट्स एंड जीबीटी पॉलिस बैच है ना एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आज भी मैं आपके लिए कुछ सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो जिनके भी पेपर में साइकोलॉजी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो आती है पेडागोगी, तो उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जहाँ पे पॉसिबल होगा वहां पे मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज इन द चाइल्ड। तो पूछा गया है कि ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब है ऑप्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक चाइल्ड के लिए। ठीक है। सो ऑप्शंस हैं प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट एंड ऑल आर राइट। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल आई राइट। मतलब कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे प्रेयर असेंबली है। ठीक है। जैसे सुबह बच्चा मतलब जैसे स्कूल जाता है तो वो प्रेयर करते हैं वहां पे। प्रॉपर सोशलाइजेशन और इंटेलेक्ट, तो मैं समझाती हूँ आपको। सो मॉरल डेवलपमेंट में कौन सा जो मॉरल वैल्यूज या फिर मॉरल डेवलपमेंट में ये सारे ही फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए, मॉरल जो वैल्यूज होती हैं एक इंडिविजुअल का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। मीन्स कि कोई एजुकेटेड होते हुए भी अगर एक इंडिविजुअल में नैतिक विकास नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो उसको नॉलेज तो बहुत है, एजुकेशन बहुत है, शिक्षा बहुत है, लेकिन वो बिहेव नहीं कर पा रहा है, मतलब सोसाइटी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो उसका मतलब एजुकेशन का फिर कोई मतलब नहीं। तो एजुकेशन के साथ साथ एक स्टूडेंट में, एक चाइल्ड में जो है वो मॉरल वैल्यूज, मॉरल डेवलपमेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, ये है आपका, इसको बोलते हैं एनपीई। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि एनपीई की फुल फॉर्म एक तो क्या होगी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो ये हुई थी, बनी थी 1986 में। ठीक है। तो इन्होंने ये जो पॉलिसी है, मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इन्होंने यही इस पर ही जोर दिया है कि बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट पर इन्होंने बहुत आजकल जो है वो एम्फोसिस कर रहा है। ठीक है। कि मतलब एजुकेशन के साथ साथ एक बच्चे का मॉरल वैल्यूज, मॉरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ऑप्शंस हैं 0 to 2 ईयर, 2 to 4 ईयर्स, 2 to 6 ईयर्स एंड 4 to 7 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 to 6 ईयर्स, दैट इज सी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो मतलब जो बच्चों की एज है उसको अलग अलग से कैटेगराइज करा गया है। ठीक है। सो जो अर्ली चाइल्डहुड की एज रखी गई है वो है 2 to 6 ईयर्स। और इस एज को जो है मतलब इस एज को, अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज, प्री गैंग एज, एंड एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा जाता है। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी मतलब कि जो खोजबीन करता रहता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि आपके आसपास या आपके घर में ही कुछ बच्चे होंगे तो वो कुछ चीजों को मतलब उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है। ठीक है। या फिर कई बच्चे जो है वो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे आसमान नीला क्यों रहता है। ठीक है। या फिर ये गाड़ी कैसे चलती है, मतलब इस तरह के वो क्वेश्चन जो है वो पूछते रहते हैं। ठीक है। सो इस एज के जो बच्चे हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत होती हैं, जैसे कि
उनकी लैंग्वेज कैसे एक्वायर होती है, ठीक है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज का एक्विजिशन होना, ठीक है। और नेक्स्ट होता है जैसे कॉन्सेप्शन ऑफ कंजर्वेशन में प्रॉब्लम होना, ठीक है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो उसकी डॉल हो या फिर कोई और चीज हो, कोई भी टेडी हो, तो वो क्या करते हैं अपने उनको लगता है कि इसमें भी जान है, ठीक है। और वो उनको बहुत संभाल के रखते हैं। उनको लगता है कि जैसे हमें ठंड लगती है तो उनको भी ठंड लगती है, या फिर हमें भूख लगती है तो उनको भी भूख लगती है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो कुछ बच्चे जो हैं वो खुद के खाने से पहले अपनी डैडी को खिलाएंगे, अपनी डॉल को खिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि ये जो हमारे टॉयज है उनमें जान नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह से मीन्स उन्हें ये लगता है कि उनके जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके टॉयज हैं, उनमें भी जान है, तो वो इसी तरह से फिर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी, होम। सो पूछा गया है जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, ये कहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो वो क्लासरूम में ही कंप्लीट होता है। सो स्कूल, सोसाइटी, होम जो होते हैं वो एक मतलब बच्चे का एक पहला जहाँ पे वो सीखता है वो अपने होम में, अपनी फैमिली में सीखता है। लेकिन टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कहाँ पे सिखाया जाता है उसको, तो वो क्लासरूम में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2015, द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल, परसिविव, फैसिलिटेटिव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फैसिलिटेटिव, ठीक है। सो इसको देखते हैं पहले। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2015 में ये मतलब बनाया गया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फैसिलिटेटिव टीचर को मतलब क्यों कहा गया है एनसीएफ ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले की टीचिंग और आजकल की टीचिंग में बहुत डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। जो अब की जो टीचिंग है वो काफी डिफरेंट है। तो पहले टीचर जो है, पहले जो मतलब एक टीचर है, ठीक है, बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते थे, ठीक है, राइट। लेकिन आजकल की जो टीचिंग है वो क्या है, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे होंगे और टीचर यहाँ यहाँ पे उनके इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। मतलब एक एज ए फैसिलिटेटिव टीचर देखेगा। मान लो किसी टीचर ने अ, मतलब किसी टीचर ने स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो वो पहले ये देखेगा कि वो बच्चे किस तरह से उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एक टीचर उनपे पूरा छोड़ देगा कि किस तरह से बच्चे उसको अपनी मतलब इंटेलेक्ट से या फिर कॉग्निटिव माइंड लगाकर जो है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। और जहाँ पे स्टूडेंट्स को मतलब बच्चों को जो है वो टीचर की नीड रहेगी, तो वो एज ए फैसिलिटेटिव उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात, दूसरी बात कि हमारे चैनल में अभी टेट आर्ट्स और मतलब ऑल जितने भी बैचेस हैं, पॉलिस बैच है, जीपीटी, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा तो स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर फीस की बात करूँ तो बहुत कम फीस है, दैट इज ओनली 1000, ठीक है। तो वहां पे आपको इससे भी डिटेल में करवाया जा रहा है अभी। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट। मतलब इसमें इनमें से नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो एजुकेशन अचीवमेंट को मतलब रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नहीं है। यहाँ से आपने जब क्वेश्चन आप रीड करते हो ये सब चीजें ध्यान से देखिएगा। सो ऑप्शन है हेरिडिटी, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस एंड सेल्फ लर्निंग। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा
हेरिडिटी, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन अचीवमेंट में हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी इन हिंदी इन आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता जो हम बोलते हैं। सो देखो, एजुकेशन अचीवमेंट में हेरिडिटी फैक्टर रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता जो होती है, वो हमारे जीन से आती है, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स से वो फादर जो भी होते हैं हमारे, उनसे हमें ये जीन्स मिले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A few students in your class are exceptionally bright. You will teach them. पूछा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास में, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, मतलब गॉड गिफ्टेड है, काफी इंटेलिजेंट है, तो आप उनको किस तरीके से पढ़ाओगे? तो ऑप्शंस हैं, along with the class, along with higher classes, by using enriched programs, only when they want. सो यहाँ पे देखिए, जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम। जो आपकी क्लास में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्राइट बच्चे हैं, तो उनको, उनके लिए आप क्या करोगे कि आप कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम सेट करेंगे जो उनके सीखने के लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। आप कुछ उनको प्रोजेक्ट देंगे जो कि मतलब जो दूसरे बच्चों से काफी अलग होंगे, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उनको एक जो है वो प्रोजेक्ट दोगे या फिर एक्टिविटीज दोगे ऐसी कि जो वो कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से सी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज psychoanalytical method, comparative method, developmental method and statistical method. So पूछा गया है कि इनमें से ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मतलब स्टडी में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो बेस्ट मेथड है आपका डेवलपमेंटल मेथड। तो वो किस तरह से रहता है, जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग में एक डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है, और जिसमें जो है एक इंडिविजुअल का फिजिकली, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते रहते हैं। इमोशनली मीन्स कि जो एक बच्चा है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है। माइंड उसका चेंजेस जो होती हैं वो होती रहती हैं। फिजिकली वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर आपको कंटेंट जो है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एज ए टीचर इफ, मीन्स कि एक टीचर के लिए बहुत एक सक्सेसफुल मतलब टीचर के लिए कौन से चांस जो है वो बहुत सही रहेंगे। सो ही बिलोंग्स टू द फैमिली टू टीचर्स, ठीक है। ही इज ट्रेन्ड इन टीचिंग, ही हैज एथिकल वैल्यूज एंड a good character, लास्ट है, he can organize his teaching material systematically and conveys the same effectively. So right answer हमारा रहेगा डी, ठीक है। जो भी एक टीचर होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास में जाने से पहले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट का एक टीचर को मतलब फुल नॉलेज होना चाहिए, तभी वह बच्चों में एक मतलब इंटरेस्ट पैदा मतलब बनाए रख सकता है क्लास में, ठीक है। और ये जो उसका मटेरियल है, मतलब ये टीचिंग से रिलेटेड जो उसका मटेरियल है, उसको वो क्लास में किस तरह से वो रखेगा, ये भी उसको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, टू मेंटेन इंटरेस्ट इन ए क्लास और अ लेक्चर द टीचर शुड, मतलब एक टीचर को क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सो आस्क क्वेश्चन, टेल अ जोक, टेल इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड डिस्कस करंट अफेयर्स, ठीक है। सो आप भी अपने माइंड में बताते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही रहेगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। सो राइट इसका ऑप्शन जो है आस्क क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि अगर एक टीचर जो है वो क्लास में कंटिन्यूअसली जो है लेक्चर देता जा रहा है,
ठीक है, और बच्चे जो हैं वो बस ऐसी कहानी सुनते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बीच-बीच में जब मीन्स थोड़ा-सा अगर टीचर ने उसको एक्सप्लेन करा, अपने लेक्चर को समझाया, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास में, ठीक है? तो इसमें क्या है कि बच्चों को भी एक कम्युनिकेशन का मौका मिलता है और वो फिर एक टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बनी रहती है। नाउ 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, द फर्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, the first step of problem solving is the identification of the problem, data collection, formulation of hypothesis, testing of hypothesis. So right answer इसका रहेगा identification of the problem. जब तक किसी भी मतलब जो जो भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है या फिर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब तक वो प्रॉब्लम का पता नहीं चल जाता, तब तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है? तो इसका जो राइट जो ऑप्शन है वो ए रहेगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, दैट इज लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन development of cognitive, effective, and psychomotor domain of children will take place. Emphasis will be only on reading, writing, and mathematical skills. Teacher will lead the learning process and keep the children passive. And last is teaching system will autocratic. So इसमें देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ए, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमेटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस। देखिए क्लास में बच्चों की जो है मतलब जो लर्निंग है तभी इफेक्टिव हो सकती है जब बच्चा जो है वो इमोशनली, सोशली या फिर कॉग्निटिव, ठीक है? कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल, मतलब जो माइंड से रिलेटेड होता है उसको कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है? सो ये सारे फैक्टर जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? मान लो कि एक बच्चा बीमार है क्लास में, उसको मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उसको चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ है मीन्स उसके साथ में हेल्थ इश्यू, तो उसका क्लास में कभी भी मन नहीं लगेगा, ठीक है? या फिर ऐसा है कि उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है? टेंशन चल रही है, कुछ भी है, तब भी उसका मतलब इमोशनली वो फिट नहीं है। तो इसी तरह से ये फैक्टर जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं एक चाइल्ड की लर्निंग के लिए, ठीक है? तो ये जो फैक्टर हैं कॉग्निटिव, इफेक्टिव या फिर सोशली वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, total time taken in Indian model of micro teaching is 40 minutes, 36 minutes, 30 minutes and 45 minutes. क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। सो गाइस माइक्रो और मैक्रो टीचिंग होती है हमारे मतलब इसमें सीडीपी में। तो पहले देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। सो माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग, ये एक टीचर की ट्रेनिंग होती है दैट गिव्स टीचर्स द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू देयर ओन परफॉर्मेंस एंड रिसीव फीडबैक ऑन देयर एबिलिटी। ओके, मींस मतलब एक टीचर को एक ट्रेनिंग होती है, उसमें जो है वो 36 मिनट्स का टाइम होता है और टीचर को इस ट्रेनिंग में जो है खुद की एबिलिटी और खुद की सक्सेस मतलब स्किल को जो है वो मतलब प्रूव करना होता है, ठीक है? मतलब 36 मिनट्स का एक रिकॉर्डिंग रख लो, जैसे किसी टॉपिक पे टीचर ने कुछ रिकॉर्ड किया और वो जो है वो बच्चों को सुनाया जाएगा, ठीक है? और बच्चे जो हैं वो उस टीचर की परफॉर्मेंस पे फीडबैक देंगे, ठीक है? जैसे हम लोग आपको कहते रहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो उसी वजह से ये एक माइक्रो टीचिंग भी एक टीचर की एक ट्रेनिंग रहती है, ठीक है? तो मतलब वो खुद को एक जज कर सकता है, ठीक है? थ्रू मतलब फीडबैक के थ्रू जो है। सो आई होप आपको ये 12 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे और मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।